Now we were discussing about several keywords regarding this article. First is New Delhi Leaders Declaration in the G20, inclusion of the African Union as permanent member. Then Jan Bhagidari, people's participation, SDG goals 2030, digital public infrastructure जैसे UPI, आधार, डिजी लॉकर, एक्सेट्रा, जो IT स्टैक हो गया, डिजिटल स्टैक हो गया, ये सब एग्री स्टैक हो गया. ग्लोबल साउथ लीडरशिप, ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, नेशनली डिमांड कंट्रीब्यूशन $5.9 ट्रिलियन चाहिए फॉर क्लाइमेट फाइनेंसिंग, मल्टीलैटरलिज्म, विमेन रिजर्वेशन बिल और जो पास हुआ था 2023 में, दिस इज वन थिंग. पावर ऑफ डिफीट, मानसी पहले करुणा बोलो. पावर ऑफ डिफीट क्यों है इसको पावर ऑफ डिफीट बोला गया? Admiring your rival excellence is also a skill that helps script a victory. कितना अच्छा वर्ड है. करुणा अगर यहाँ पे हम बात करते हैं ठीक है मानसी. इंडिया में वर्ल्ड कप मैच हुआ फाइनल में, हाँ वी टॉक्ड अबाउट यस. पावर ऑफ डिफीट, मतलब डिफीट के बाद जो ओवरऑल जो आपका एक्सपीरियंस एंड जो लर्निंग्स रहते हैं इवन फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस, और जो ओपोनेंट की स्किल्स और जो आपको और क्लैरिटी से चीजें समझ आती है, तो आपको एक और अपॉर्चुनिटी मिलती है टू रेज योर ओन लेवल एंड स्किल एंड कॉम्पिटेंसी. सो दैट इज व्हाट इज एक्चुअली द पावर ऑफ डिफीट. तो मतलब एक तरीके से डिफीट डज नॉट मीन्स फेलियर, बट डिफीट एक लेसन हो सकता है, एक पार्ट हो सकता है ऑफ योर सक्सेस. तो उसको इस तरीके से अगेन ये एक स्पोर्ट्स में हो गया. देन हम इंडिया को चाहे एक और 1962 वॉर की बात कर सकते हैं. पावर ऑफ हाँ डिफीट, उसकी राइवल बात. एक्सेल. हाँ कैसे इंडिया ने चेंज किया पूरा सिक्योरिटी apparatus 1950s में, रॉ का गठन किया, एक अलग सेपरेट इंस्टीट्यूट बनाया, और फिर बॉर्डर रोड मैनेजमेंट को भी बढ़ाया एक तरह से. हाँ तो ये सब बात कर सकते हैं उसमें भी, हर जगह. पावर ऑफ 1960 डिफीट जोड़ एक्चुअली सकते हमें पता लगा सेल्फ रिलायंस की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बोला करो. इंडिजिनाइजेशन का इंपॉर्टेंस. तेजु है पीवीटी जी. उड़ीसा में सबसे ज्यादा पीवीटी जी 8.66 लाख, फिर मध्य प्रदेश, याद रखना इम्पोर्टेंट. ड्रोन दिया जा रहा है 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप. सेल्फ हेल्प ग्रुप ऐसे है क्या करुणा? हर जगह सुनते हैं ये. बेसिकली सेल्फ गवर्न्ड है ये और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं. लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप में कि सब कोई जो महिला आती हैं वो उनका जो मेन मोटिव रहता है कि साथ में काम करो, कोऑपरेटिव स्पिरिट रहता है, और जो भी प्रॉफिट होगा वो आपस में बटेगा. यही है एक सिंपल. मानसी यू कैन ऐड. हाँ मतलब कि आप फाइनेंशियल सपोर्ट की चाहे बात करो तो मतलब ये वर्ड बोल रहा है सेल्फ हेल्प, खुद की जो मेंबर्स है हेल्प. एक दूसरे की हेल्प करते हैं. यस. तो किसी में भी सेल्फ हेल्प ग्रुप हो सकता है, ये किसी में भी काम कर सकता है, हर एक फील्ड में काम कर सकते हैं. तो एक तरह से मोटिवेशन मिलता है महिला को कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, और आपको एक प्रेशर रहेगा, आप बाहर काम करोगे तो आपको एक लाइवलीहुड रहेगा, मेंटल हेल्थ भी इशू चैलेंज हो जाएगा कि आपस में बात करेंगे, शेयर करेंगे स्टोरीज, और इसके कारण में तो सेल्फ हेल्प ग्रुप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर द वुमेन सेंट्रिक डेवलपमेंट. और इसमें सिर्फ सेल्फ हेल्प ग्रुप में वुमेन नहीं रहती है, वुमेन भी रहते हैं. तो हम लोग पढ़े हुए थे एक बार मेंस आंसर राइटिंग में हम्म, मानसी, कि मेन का भी हाँ. पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए सेल्फ हेल्प ग्रुप में. तो इसी के थ्रू तो फर्स्ट लाइन ऑफ जो एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन है इसको बोल सकते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप को. राइट.
तो ये तो बात कर रहे चीनूक हेलीकॉप्टर, इंडिया एट द क्लाइमेट समिट। थर्ड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस है, लेकिन इंडिविजुअली वो पीछे है अभी इंडिया। आंसर बोल रही थी उसमें कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का मोटिव होता है सेविंग फर्स्ट क्रेडिट लेटर। ट्रू। तो उसमें री इन्वेस्टमेंट का दिक्कत होता है वापस। नेक्स्ट आर्टिकल में आते हैं। इंडिया क्लाइमेट थर्ड एमिटर है, इंडिया लार्जेस्ट है लेकिन बाकी लोग से पीछे, कतार, कनाडा एक्सेट्रा। इंडिया एमिशन है 40% एमिशन कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन सेक्टर, लेकिन बाकी 10% लैंड ट्रांसपोर्ट है। तो लो एक्सेस टू एनर्जी है, पर कैपिटा एमिशन बहुत कम है, और लोअर स्टैंडर्ड है, लोअर कंजम्पशन है। तो ये दिखाता है। तो 1992 में रियो de जेनेरो अर्थ समिट हुआ था, उसके बाद से तीन एफसीसी आया था, तीन एफसीसी सीसीसी आया था, तीन, यूएन सीबीडी, यूएन एफसीसीसी, और एक और यूएन लैंड डिग्रेडेशन, कॉम्बैट ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, वो बोला आया था, तीन आया था। और एक और एक था। सर्टिफिकेशन ऑफ। हाँ, एक और एक था उसमें, वन अर्थ कुछ पॉलिसी था, प्रिंसिपल था। वन अर्थ समिट हुआ था समिट। 1992 में, उसमें यूएन कन्वेंशन ऑन कम्बैटिंग द डेजर्टिफिकेशन ऑफ हाँ, लैंड। यूएनसीसीडी, यूएनएफसीसी, हाँ सी। यूएनसीसीडी और सीबीडी, तीन आया था। तो कोयोटो प्रोटोकॉल 1979 में 1997 में हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था 2005 से लेकर 20 तक चलेगा। और 15 में जो साइन हुआ पेरिस, वो चलेगा 2020 के बाद से। तो कोयोटो प्रोटोकॉल, ये दोनों इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। तो इंडिया का इनिशिएटिव क्या रहा है? तो इंडिया का टारगेट रहा है कि आप कम करोगे 33% और 35% फ्रॉम 2005 लेवल में जितना एमिशन था इंडिया का, वो 2030 में उसका 33% कम होना चाहिए। और 40% जो इंस्टॉल हो वो बेसिकली आए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से। 2.5 to 3 बिलियन टन एडिशनल कार्बन सिंक। कार्बन सिंक मतलब फॉरेस्ट मेजर्स, फॉरेस्ट कवर को बढ़ाइए, और कैसे भी कार्बन को आप सिक्वेस्ट्रेट करिए लैंड के अंदर में। तो हो सकता है केवन हो सकता है, या फिर आप ग्रीन मीथेन हो सकता है, ब्लू कार्बन हो सकता है, एक्सेट्रा जो भी। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक एग्जांपल हो गया, 2015 में आया था। इंडिया और फ्रांस का एक तरह जॉइंट डिक्लेरेशन था, बाकी सब कंट्रीज प्रमोट किया गया। CDRI, कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजास्टर के कारण जो डैमेज होता है उससे कैसे हम लोग रेजिलिएंट बनाए इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसके लिए फिर आपस में एक सहमति होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, उसके लिए किया गया। तो इतना सारा एग्जाम्पल है इसमें। इंडिया का लाइफ मिशन अभी है। लाइफ मिशन बेसिकली बिहेवियर चेंज मैकेनिज्म है, कि वो मोटिवेट कर रहा है लोगों को कि आप बिहेवियर चेंज करें विद रिस्पेक्ट टू द क्लाइमेट चेंज, तभी जाके इम्पैक्ट आ सकता है। तो लाइफ का एग्जाम्पल है, अगर बोला जाए तो सौभाग्य योजना एक एग्जाम्पल लाइफ मिशन का। लाइफ मिशन का एग्जाम्पल है सेव वाटर, प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, और फिर 3R इकोनॉमी, सब लाइफ मिशन का एग्जाम्पल। G77 ग्रुप क्या है? करुणा। G4 देखते हैं, G20 देखते हैं, G7 देखते हैं, G77 क्या? आई एम नॉट अवेयर। G77, it was basically between the developing countries, 77 डेवलपिंग कंट्रीज, वो साइन किया था। इंडिया, चाइना, सब, इंडोनेशिया, सबको ये वो एड्रेस करता है विद रिस्पेक्ट टू द फूड सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, और आपस में एक कोलैबोरेशन होना चाहिए, ताकि जो वेस्टर्न हेजेमनी है ना वर्ल्ड में, उसको कैसे काउंटर कर सके विद रिस्पेक्ट टू फूड सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट चेंज, क्लीन फाइनेंस, ग्रीन फाइनेंस एक्सेट्रा। G77 बेसिक ग्रुप का क्या पर्पस है मानसी? बेसिक, आई डोंट नो एग्जैक्टली औशिक। वो बात करता है कि ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया और चाइना, उसमें रशिया नहीं है बेसिक में। तो वो बात करते हैं कैसे हम लोग, क्योंकि रशिया को इन लोग मानते हैं कि ये थोड़ा सा यूरोपियन कंट्री जो अपने सामने में वो एशियन कंट्री का दिखावा करता है, इसलिए विथ रिस्पेक्ट टू द क्लाइमेट फाइनेंस अगेंस्ट रहता है एक तरह से रशिया हर चीज में, ये जो इस मामले में। तो इसलिए अलग से ग्रुप बना था, बेसिक 2009 में बना हुआ था। और सिग्नेटरी से मानना था कि हम लोग कैसे क्लाइमेट चेंज को फाइट करें, और जो भी ओपेक कंट्रीज का डोमिनेशन होता है ऑयल में, या फिर वेस्टर्न कंट्रीज का डोमिनेशन होता है विद रिस्पेक्ट टू IPR, जेनरिक मेडिसिन, फूड सिक्योरिटी से, उस पर कैसे बात करें।
तो एमिशन कट। बेसिकली हम इसमें कंपेयर कर सकते हैं बेसिक ग्रुप वर्सेस ब्रिक्स, क्योंकि उसमें फिर चाइना और रशिया हम्म। दोनों है। हाँ, तो ये अगर पूछेगा ना तो कंफ्यूज हो जाएगा बहुत जन। तो ये शॉर्ट हम्म यही है। अगर एक लाइन में समझना है तो बस ये फर्क है कि बेसिक ग्रुप में इंडिया बात करता है डेवलपिंग कंट्रीज का, बेसिकली उसका क्या मकसद है। ब्रिक्स में बात करता है ओवरऑल कि जो वर्ल्ड का जो हेजेमनी यूएस और यूरोपियन यूनियन उसका कैसे बोलबाला तोड़े। तो ये बस दो फर्क है, हम्म, क्योंकि रशिया डेवलप कंट्रीज में से आता है इसलिए बेसिक का पार्ट नहीं। ठीक है। कलेक्टिव इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जॉइंट नेगोशिएशन, ट्रू। साउथ साउथ कोऑपरेशन, ट्रू। करूँगा। यूएनएलएफ बताती है मीती इंसेजन ग्रुप था जो साइन किया अभी। इट इज द ओल्डेस्ट ग्रुप। तो एक इम्पॉर्टेंट है कि ओल्डेस्ट ग्रुप है एक तरह से विथ रिगार्डिंग टू द इंसर्जेंसी। हिस्टोरिक माइलस्टोन है, 1964 में बनना था ये, कुकीज में डोमिनेटेड हिल के अंदर। इसराइल हमास सीजफायर एंडिंग फिर से एक्सटेंशन के लिए मांग हो रहा है। तो ये बात की थी क्रेडिटर, और इसमें जो पेरिस क्लब का बात किए थे, इसमें इंडिया एक पार्टिसिपेंट नहीं है। पेरिस क्लब क्या करता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ क्रेडिटर कंट्रीज which includes Japan and other countries. They support the system, they support the country who have defaulted the debt overall. राइट। डेटर कंट्रीज जो उनकी हेल्प करते हैं। लॉयल्टी पैक्ट क्या है मानसी? मैं पूछ रहा हूँ इसमें। लॉयल्टी किसमें? अग्रीमेंट, लॉयल्टी अग्रीमेंट है क्या इस तरह से? लॉयल्टी पैक्ट बेसिकली कंट्रीज के साथ अगर जो आपका अग्रीमेंट है वो ये मतलब बाय द टर्म कि लॉयल आप रहोगे, आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे आई थिंक कोई स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट हो तो विल हैव टू लुक फॉर दैट। रशियाज इंटरनल मिनिस्ट्री लॉयल्टी एग्रीमेंट फॉर। हाँ मतलब यही है कि रशिया अपने फेवर में लॉयल्टी पैक्ट की बात कर रहा है विद द कंट्रीज की जो रशिया को क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी कोई पॉलिसी है, मिलिट्री हिस्ट्री है, या उनकी फैमिली वैल्यू जो उनके ट्रेडिशन है। सो स्टेइंग लॉयल टू दैट। ओके। फिर एक अच्छा केस स्टडी है, इसको ले लेना प्रेरणा। एंड द एथिक्स केस स्टडी कि वियतनाम ने यूज किया एनवायरमेंटलिस्ट को एक तरह से फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन बनाने में, कि उन लोग एक दुनिया में मुहिम चलाएंगे कैसे हम लोग क्लाइमेट के गोल को पास कर रहे हैं, एनडीसी फॉलो कर रहे हैं। और लास्ट में जब मिला $20 बिलियन डील मिला बाकी 9 वेल्दी नेशन से, तो इसको जेल में भेज दी। तो ये व्हाट इज कितना। दिस? हाँ, मतलब कि वियतनाम ग्रांट रिसीव $15.5 बिलियन ग्रांट ऑन लोन फॉर द कमिटमेंट टू द रिन्यूएबल एनर्जी। उसके बाद फिर देवर डिटेन फॉर द चार्ज ऑफ टैक्स इवेजन और राइट्स ग्रुप से। तो कुछ और रीजन भी हो सकता है, लेकिन एक एग्जाम्पल ये है एक तरह से। ऐसा होता है कि न्यूज़पेपर में जो आता है जरूरी नहीं कि वही रहे, लेकिन ये तो एथिकल डिलेमा ही होगा कि डिलेमा हो आप गया। हाँ, एनवायरमेंट के लिए आपने इतना काम किया और अगर इफ दिस इज ट्रू कि टैक्स एवेजन में आप फंसे हो तो दैट्स लाइक वो एक इररिस्पांसिबल बिहेवियर हो गया। तो 16 फाइनेंस कमीशन में बात हुआ। सॉवरेन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर। सॉवरेन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों बात हो रहा है? तो करुणा यहाँ पर, सॉवरेन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर नाम में ऐसा क्यों? ताकि अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम उसको रेगुलेट कर पाए। एआई को, ट्रू। क्योंकि एआई जो स्पेसिफिकली है हम वो किसी, हाँ, और इंडिया में जो से बात करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बोलो। करने की बात कर रहे हैं हम, तो हम्म। जैसे अगेन टेक्नोलॉजिकल कुछ इक्विपमेंट्स हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं तो हमेशा वो कंसर्न सिक्योरिटी कंसर्न रहता है कि उसमें कोई चाइना चिप्स या माइक्रो चिप्स इंसर्ट कर सकता है जो हमारी सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। तो इसलिए हम सोवरेन अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर बात हाँ, क्रिएट करने की बात। इंडिया में से बात करते हैं डेटा इज अ न्यू ऑयल, और इंडिया ऑलवेज टॉक्स अबाउट द लोकलाइजेशन ऑफ द डेटा। और डेटा सेंटर इंडिया में बनना चाहिए, लेकिन बाकी कंट्रीज गूगल मेटा बोलते हैं कि इंडिया डेटा जो है वो बाहर होना चाहिए, ताकि ट्रांसनेशनल बाउंड्री जो इशू है उसमें कोई इशू नहीं है, मतलब कि डेटा ट्रांसफर में। इंडिया बोलते हैं नहीं, यहाँ पर डेटा कॉपी करिए, इंडिया में रखिए डेटा को। उसके कारण ही एक बिल आ रहा है जो डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल, इसको एक्ट किया जा रहा है, इनएक्ट किया जा रहा है। उसमें भी बहुत सारा कंसर्न है विद रिगार्डिंग टू द डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी, प्राइवेसी ऑफ डेटा, नॉन पर्सनल एंड पर्सनल डेटा के बीच में डिफरेंसेस। तो ये क्या, डेटा प्रोटेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बात और कर रहा है। कंसर्न भी है मेरे अकॉर्डिंग, जो मशीन लर्निंग मॉडल्स होते हैं वो बायस्ड हो सकते हैं बहुत इजीली। हाँ, तो ताकि वो तो बायस ना हो इसलिए हम कर रहे हैं। हम्म, हम्म
नो प्रोग्रेस ऑन एग्रीकल्चर टॉक। तो एग्रीकल्चर में कौन सा इशू होता है डब्ल्यूटीओ में मेनली? आंचल, हम लोग हमेशा बात करते हैं ना एग्रीकल्चर टॉक्स इन डब्ल्यूटीओ हर बार। और G33 ग्रुपिंग क्या है? हम लोग अभी हाल फिलहाल में बात की G77, G20, G4, G7, G33 क्या है? करुणा, पहले आंचल बताओ। इसमें सब्सिडी के रिगार्डिंग होता है, डब्ल्यूटीओ के एग्री टॉक्स के रिगार्डिंग होती है। एग्री बॉक्स होता है, एम्बर बॉक्स होता है, और ग्रीन बॉक्स होता है एक्सेट्रा। तो एम्बर बॉक्स में आप हर एक कंट्री जो होता है वो इतने ही सब्सिडी दे सकते हैं, 5% डेवलप कंट्री दे सकते हैं ऑफ टोटल वॉल्यूम, टोटल जो रेवेन्यू। और फिर इंडिया इंडिया डेवलपिंग कंट्री 10% दे सकते हैं सब्सिडी, जिसके कारण डिस्टॉर्ट नहीं हो। तो डिस्टॉर्ट जो होता है ट्रेड सब्सिडी देने से, वो डायरेक्टली उसको अम्बर बॉक्स के अंदर में आता है। और बाकी जो सब्सिडी जो डिस्टॉर्ट मनी आता है वो ग्रीन और बाकी सब बॉक्स में आता है। मानसी, डाउट। राइट। और G33 बताओ। G33 ग्रुप है, डेवलपिंग कंट्रीज और अफ्रीकन नेशंस का कलेक्टिव ग्रुप है। तो हम्म, बेसिकली कंसर्न उनका ये फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, प्लस जो उनको ऑटोनॉमी या रिकग्निशन मिलनी चाहिए इस कॉन्टेक्स्ट में, बिकॉज दे आर डेवलपिंग इन नेचर। सो दैट वो अपने डोमेस्टिक एग्रीकल्चर सेक्टर को आउटग्रो करने में, ग्रोथ में और हेल्प हो सके। सो इंटरनेशनल रिकग्निशन फॉर दैट फ्रॉम डब्ल्यूटीओ, दैट इज इम्पोर्टेंट। वो उसी के लिए जो हमारा एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है डब्ल्यूटीओ का, दैट इज फॉर दैट ओनली। ठीक है। इसमें एक और ऐड करना पॉइंट कि जो हम लोग बात करते हैं एम्बर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स और एक बॉक्स है, तो एक बार सर्च करके बता देना। तो इंडिया बात करता है पीस क्लॉज। पीस क्लॉज क्या है? बाली समिट में हुआ था 2013 में डब्ल्यूटीओ में। उसमें बात किया गया था कि अगर कुछ भी, अगर कैलेमिटी आता है या फिर इंडिया में ऐसे कोविड है या कैलेमिटी आ सकता है, फूड क्राइसिस हो सकता है, उसके लिए इंडिया सब्सिडी बढ़ा सकता है और पब्लिक स्टॉक पाइलिंग कर सकता है जो भी फूड ग्रेन्स का। तो इंडिया 2013 के अंदर में NFSA पास हुआ, जिसमें नेशनल फूड प्रोटेक्शन फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसमें हर एक इंडियन को BPL जो है उनको फ्री फूड ग्रेन मिलना चाहिए। उसके अगेंस्ट में डेवलप कंट्री ने बोला कि ये तो इंडिया सपोर्ट करता है एग्रीकल्चर सब्सिडीज को और इतने बड़े अमाउंट में फूड प्रोक्योरमेंट करता है, उसके कारण दुनिया में जो भी प्राइसेस होगा ना उसमें अफेक्ट होगा, और जो ट्रेड डिस्टॉर्टिंग मेजर्स है। तो इंडिया ने बोला कि हम लोग गरीब कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री से अंडर डेवलप कंट्री गरीब है, हम लोग का एक ड्यूटी बनता है विथ रिस्पेक्ट टू द केयर ऑफ द सिटीजन, और उनको एक खाना पहुंचाना, मतलब फूड ग्रेन पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। इसलिए पीस बाली में पीस क्लॉज आया, जिसमें बोला कि ठीक है आप इतना कर सकते हो, आप ब्रीच कर सकते हो 10% के बाद भी, जब आपका कुछ क्राइसिस हो। तो यही है ओवरऑल। मानसी, इफ हाँ यू कैन करेक्ट। ऐड। और वो जो हम सब्सिडीज की बात कर रहे थे, ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स और ब्लू बॉक्स होते हैं। ब्लू बॉक्स। तो ग्रीन एंड एम्बर बॉक्स आपने बता दिया है। ब्लू बॉक्स में बेसिकली वो होती है, जो एम्बर बॉक्स में सब्सिडीज होती है जो प्रोडक्शन को लिमिट करने की बात करती हैं। सो उनको हम ब्लू बॉक्स में रखते हैं। मतलब बोल सकते हैं एक सबसेट ऑफ एम्बर बॉक्स का ही है जो ब्लू बॉक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है। नाउ कमिंग टू द फाइनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। BSE मार्केट कैप $4 ट्रिलियन। BSE कब स्टार्ट हुआ था? NSE कब स्टार्ट हुआ था? करुणा, आई एम नॉट अवेयर। 1992 के आसपास ना मानसी? आई विल हैव टू चेक। पहले और बीएससी स्टार्ट हुआ है, उसके हाँ, बाद वी हैड। और उसी समय फिर सेबी एक्ट भी आया। सेबी जो एक तरह से रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ द स्टॉक मार्केट है। RBI ऐसे बैंकिंग का है, वैसे सेबी है। सेबी 1982 में। वैसे अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहे हैं बीएससी, तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1875 में। अगर बिल्कुल वेरी बिगनिंग की बात करें तो हम्म, कॉटन मर्चेंट थे प्रेमचंद रॉयचंद, तो उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया 1875 में। एंड इंडिया, आई गेस एशिया का ये ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है और 10th ओल्डेस्ट है इन द इंटायर वर्ल्ड। और मार्केट कैपिटलाइजेशन में वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है एज ऑफ ठीक। टुडे। हाँ, और इंडिया का मुझे लगता है कि टॉप 10 में दो है स्टॉक एक्सचेंज, NSE BSE। हाँ एनएससी भी है, और यस। वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है ना, सबसे ज़्यादा $20 ट्रिलियन के आसपास है उसका हाँ मार्केट कैप। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। 20 क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स ये ऑक्शन किया जा रहा है 45,000 करोड़।
वर्थ। क्रिटिकल मिनरल्स वो मिनरल होता है जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में काम आता है, फॉर एग्जांपल डेटा, कम्युनिकेशन, सिक्योरिटी, डिफेंस और एग्रीकल्चर एक्सेट्रा, सब में क्रिटिकल पार्ट है इकोनॉमिक का, वो क्रिटिकल मिनरल्स में आता हम्म है। ऐसे लिथियम हो गया, क्रोमियम, ग्राफाइट, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। तो ये, और दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा आर्टिकल में आते हैं बैटरी पीएलआई। इसे पीएलआई स्कीम है, इंसेंटिव है, 6% दिया जाता है टैक्स इंसेंटिव और फिर लोन इंसेंटिव भी कुछ कंपनीज को, कि जिनका प्रॉफिट कम होता है, स्टार्टअप है, तो उस हिसाब से बैटरी तो हर एक पीएलआई आता है। बहुत सारे सेक्टर है, 40 सेक्टर है आई थिंक, 35 to 40 सेक्टर है। टेक्सटाइल हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, और फिर एपीआई हो गया, फॉर एग्जाम्पल ड्रग्स हो गया, सब में सेक्टर है। तो एक सेक्टर बैटरी भी आने वाला है, तो उससे हेल्प होगा इंडिया में जो सेल्फ सफिशिएंसी इकोनॉमिक है उसको बढ़ावा देने। अर्बन जॉबलेस को वे डिस्कस कि 6 to 7% है अभी। इंडिया टेल्स डब्ल्यूटीओ रिजॉल्व ग्लोबल ग्रेन ग्रेन स्टॉक होल्डिंग इशू फर्स्ट। तो वही बात है, पीस क्लॉज का बात हो रहा है कि परमानेंट का सोल्यूशन बताइए। पीस क्लॉज तो कुछ समय के लिए क्लॉज किया गया था कि आप टेम्परेरी मेजर ले सकते हैं, 10% डिस्टॉर्शन के ऊपर जा सकते हैं, लेकिन इंडिया ने ब्रीच किया बहुत बार, क्योंकि कोविड आया, कोविड के समय भी इंडिया ने ब्रीच किया। तो इंडिया बात करता है पहले वो सॉल्व करो, फिर बाकी मुझे बताना। वही बताना चाह रहे, ग्लोबल स्टॉक यहाँ पे हाँ होल्डिंग। जो ग्रेन स्टॉक होल्डिंग का स्पेसिफिकली जो हमारे पास बफर स्टॉक मेंटेन करते हैं और जो हम पीडीएस सिस्टम रन कर रहे हैं, तो उसके अराउंड ये इशू है हम्म। कि इंडिया और डेवलपिंग कंट्री, तो अभी हाँ दिस इज परमिटेड टू इंडिया। हाँ, और इंडिया करीब करीब 10% ऑफ ग्लोबल डिमांड इंडिया से आता है, 330 मिलियन टन। और डब्ल्यूटीओ पीस क्लॉज आया था, इसमें बोला गया था कि गवर्नमेंट मेकिंग यूज ऑफ जो स्टॉक पाइलिंग है, स्टॉक होल्डिंग है, इट कैन अवॉइड ट्रेड डिस्टॉर्टिंग, अगर आप कुछ कंडीशन मीट कर रहे हो या क्राइसिस कंडीशन मीट कर रहे हो। लेकिन जो बिग कंट्रीज है जैसे और डेवलप कंट्रीज है, वो बात करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, उससे डिस्टॉर्ट होता है प्राइस वर्ल्ड में फूड ग्रेन का। स्टेक होल्डर कंसल्टिंग कार्बन मार्केट क्रेडिट सून। कार्बन क्रेडिट मार्केट, तो कार्बन क्रेडिट मार्केट कब होगा? जब आपका जो कार्बन क्रेडिट है आपको जब मिलता है, तो वो आप बेच सकते हो। प्राइस डिस्कवरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कुछ साल में। आप फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी खोले, आप इतना कार्बन बचाए तो एक्सेस किया जाएगा, एसेस किया जाएगा आपका जितना कार्बन बचाएं, और उसके बाद फिर आपको कार्बन क्रेडिट दिया जाएगा, 1 टन ऑफ इक्वलेंट ऑफ CO2। आप उसको बेच सकते हो। अभी ऐसा है नहीं इंडिया में, हाँ अभी इंडिया में गवर्नमेंट नहीं। बेस्ड है। हाँ इसलिए यूरोप में आई थिंक कार्बन क्रेडिट मार्केट इज फंक्शनल। यस। यूरोप में इट इज देयर। और पीस क्लॉज की हम बात करें तो कोविड-19 के दौरान हमने इसको यूज किया था, जो अगेन फार्मर्स को हम्म। सब्सिडी प्रोवाइड करती है, इवन जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना भी है। हम्म। तो अभी एक और टाटा ने एक ऐसे सैटेलॉजिक इसको डेवलप कर रहे हैं, लोकल स्पेस टेक्नोलॉजी। तो ये तो ये दिखाता है कैसे प्राइवेट सेक्टर का भी एक रोल है विद रिस्पेक्ट टू द सैटेलाइट लॉन्चिंग और स्पेस बेस्ड मिशन। तो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है रिलेटेड टू NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो एक प्राइवेट आर्म, प्राइवेट बॉडीज को बढ़ावा देने के लिए इसरो का पार्ट। बेसिकली इंडिया में की स्टार्टिंग से अगर हम इसरो की बात करें तो अभी सक्सेस होने के बाद चंद्रयान 3 मिशन जो था, हमने बात करी थी कि वो इतना कॉस्ट इफेक्टिव कैसे हो पाया। तो स्टार्टिंग में इसरो के टाइम पे इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए थे, जो न्यूक्लियर हमने टेस्ट किए थे। तो वो चैलेंजिंग सिचुएशंस थी, उसमें हमने अपनी लोकल कैपेबिलिटीज को, जो लोकल इंडस्ट्रीज थी उन्होंने हमें हेल्प करी, हमने खुद अपनी जो टेक्नोलॉजी थी उसको डेवलप किया, तो वो सस्ते में पॉसिबल हो पाया। तो इसीलिए ओवर अ लॉन्ग टाइम पीरियड ये एक बड़ा रीजन है कि इंडिया के जो स्पेस मिशन रहते हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव इस वजह से हो पाते हैं, क्योंकि वो लोकली सोर्स्ड हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं और टेक्नोलॉजी है। डीफे का बात की, हम लोग बात किए थे कैसे करना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए बाय द कंपनीज। तो गूगल ने क्या किया कि बताया कि आप जब भी यूट्यूब में वीडियो डालते हो तो इसमें डिस्क्रिप्शन में बताइए, कंटेंट थ्रू लेबल्स डिस्क्रिप्शन पैनल कि ये AI जनरेटेड है और आपको डिस्क्लोज करना चाहिए इसके हिसाब से। ओपेक ओपेक प्लस डिफरेंसेस क्या है? गल्फ कंट्रीज में ओपेक में होता है,
मैक्सिमम। ओपेक प्लस में बाकी कंट्रीज भी होता है, नाइजीरिया हो गया, फिर बर्नी, एक और एक कंट्री है, नाइजीरिया, वेनेजुला, वेनेजुला नहीं है शायद ओपेक प्लस में। देखना हो एक बार, सर्च करना एक बार, डाल देना ग्रुप पे। रशिया उसमें है। ये भी ले लिए। मल्टीलैटरिज्म, नेबरहुड, तालिबान। व्हाट इज न्यू मल्टीलेटरलिज्म? न्यू मल्टीलैटरिज्म मतलब ये हुआ कि हम लोग मल्टी अलाइनमेंट करेंगे, नॉन अलाइनमेंट प्रिंसिपल नहीं है कि किसी से अलाइन नहीं करेंगे, आपस में रहेंगे। न्यू मल्टीलैटरिज्म मतलब कि मल्टीलैटरल रिफॉर्म भी चाहेंगे और मल्टी अलाइनमेंट होगा हर एक कंट्री ऑन द बेसिक स्पेसिफिक इंटरेस्ट। मेरे को एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट चाहिए तो मैं ये कंट्री से अलाइन करूंगा, मुझे स्पेस में इंटरेस्ट है तो मैं ये कंट्री से अलाइन करूंगा, मेडिकल के लिए इस तरफ से, डिफेंस के लिए रशिया से, ऐसे करके। तो न्यू मल्टीलैटरिज्म। ओके। तो आप बताओ कि हाँ यही है, मतलब वही जो आपने स्पेसिफाई किया, और तो कुछ अलग मेड नहीं है। टेक, वही बात है, मेड टेक मतलब मेडिकल टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसी का बात है। मेडिकल डिवाइस और ड्रग्स, ये दो चीज होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट दिया जाता है, जीएसटी काउंसिल के पास होता है, जीएसटी काउंसिल 279A में है आर्टिकल। और उनके पास रहता है कि आप बढ़ा सकते हो, जो कितना भी रेट है ना उसको बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो हर एक प्रोडक्ट के लिए, और क्लासिफाई कर सकते हो प्रोडक्ट, उनके पास रहता है। और रिकमेंडरी जो होता है वो नॉन बाइंडिंग होता है। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज कि नॉन बाइंडिंग। तो अभी जा हिसाब से 0 है, 5 है, 12 है, 28 है मानसी, जीएसटी रेट। हाँ यस, ठीक बोला आपने। 5, 0, 12, 5, 18 एंड 20। 12, 18, हाँ 24, 28। आई थिंक वी हैव फिनिश्ड मानसी, यू कैन टेक अप हिंदी न्यूज़पेपर। इसको भी करते हैं फिर कंक्लूजन करेंगे। अकॉर्डिंग टू द करूना, मेडिकल से इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर इज अराउंड $10 बिलियन। ठीक, 50 बिलियन बनेगा। नाउ कमिंग टू द हिंदी न्यूज़पेपर जनसत्ता, शांति समझौते ये बात कर लिए, नेशनल लिबरेशन फ्रंट। तो आज मानसी एक बताओ मुझे कि इंटरनेशनल स्टूडेंट एज अ कोई इंटरनेशनल अफेयर में कोई पढ़ता है आईआर के लिए हिसाब से, तो सबसे इम्पोर्टेंट आज क्या हुआ, जैसे कौन से पर्सनालिटी का आज निधन हुआ है? संसद में शांति के नहीं, साथ स्नेह विषय पर फेमस है बहुत ज्यादा वो, बहुत फेमस है, हेनरी किसिंजर। ओके। जिसका बोला जाता है कि रियल पॉलिटिक, यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो 10 साल के लिए। और एक तरह से बोला जाता है ऐसा इनफॉर्मल वे में कि सरकार वही चलाते थे 10 साल। मतलब यूएस प्रेसिडेंट की ज्यादा पावर था अब ऑफिशियल इन ऑफिशियल, कि जो वियतनाम वॉर के बाद या यूएस में जो जिहादिज्म को प्रमोट किया गया आपका पाकिस्तान अफगानिस्तान में, तो उनका एक बहुत बड़ा रोल है इसमें। तो वो उनका फेमस लाइन है कि एक फेमस कमेंट था कि यूएस 51 डिक्टेटर के साथ दुनिया भर में डेमोक्रेसी ला रहा है, मतलब डेमोक्रेसी को पहुंचा रहा है 51 डिक्टेटर का अलायंस के साथ। तो उन्होंने बोला था कि ही मे बी अ सन ऑफ अ विच बट ही इज माई सन ऑफ विच। तो इनका फेमस है कि भाई किसा रियल पॉलिटिक्स है इसमें, डिप्लोमेसी में, कि कोई इसमें मॉरल वैल्यूज नहीं है, आप कैसे अलाइन करते हो डिपेंड करते हैं कि आपका नेशनल सिक्योरिटी कैसे है, नेशनल इंटरेस्ट कैसे है। ये कर दो आप दिव्या, ये कही कि जलवायु में। एम्स की सीट बेचने के लिए जलवायु के संदर्भ में अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज के लिए डिजाइन किया है। इसमें सह डिजाइन, सह उत्पादक, सह संचार के लिए बात की गई, जिसमें एग्रीकल्चर और जो हिमालयाज में प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है उनसे रिलेटेड, या बाढ़ आती है और जो चक्रवात और
और सूखा पड़ने की जो स्थिति होती है उन सबको सुधार के लिए उन तरह से डाटा कलेक्ट किया जाएगा और किस तरह से उनको चेंज किया जाए, उनमें सुधार किया जाए, उन चीजों के लिए ये एक तैयार किया है इन्होंने, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज, ताकि सारा डाटा कलेक्ट हो और उनसे डाटे को अनुमान लगा के उन चीजों को सुधारने के लिए और जो नियमित लिए जाने चाहिए वो कदम उठाए जा सके उनके लिए। और अगर हम इंटरनेशनली बात करें तो जलवायु सेवा के वैश्विक ढांचे के लिए GFCR की स्थापना हुई थी 2009 में जिनेवा में, जो तीसरा विश्व जलवायु सम्मेलन हुआ था जब। ठीक है। तकनीक की चुनौती, हम लोग बात करते हैं डीप फेक, AI एक्सेट्रा, सब में कैसे चुनौतियां होता है, साइबर सिक्योरिटी का इशू है, और फर्जीवाड़ा, फ्रॉड, डिजिटल फ्रॉड एक्सेट्रा, डिस इंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, फिशिंग, साइबर बुलिंग, सब का ये ले लेते हैं। जब जिंदगी को अपने दिल के गीत सुनाने के लिए गायक नहीं मिलता, तो वो अपने मन के विचार सुनाने के लिए दार्शनिक पैदा पैदा कर देती कर है। देते हैं। तो इसका क्या मीनिंग है दिव्या, फिर करुणा बता, 20 सेकेंड्स में जल्दी। मानसी। मेरे को यहाँ पे एग्जैक्टली दार्शनिक वर्ड का मतलब समझ नहीं आया। मतलब जब जिंदगी को अपने दिल के गीत सुनाने के लिए गायक नहीं मिलते तो वह अपने मन के विचार सुनाने के लिए दार्शनिक पैदा कर देती है। दार्शनिक आई थिंक विजुअल होता है कि आप उसको फिर इमेजिन करने लग जाते हो आपके नहीं, फिलोसफर, जैसे आसपास। आज फिलोसफर। शंकराचार्य थे दार्शनिक थे ना, फिलोसफर, उस तरह से बोला हुआ है हम्म, इन्होंने यहाँ पर दार्शनिक। अच्छा। मतलब ये एक तो तरीके से वो भी कन्वे थोड़ा सा, करते हैं। ये थोड़ा टफ है। मैं बताऊंगा इसमें, एग्जांपल लूंगा इसमें कि कैसे मतलब गायक नहीं मिलता, गीत सुनाने के लिए गायक नहीं मिलता। जब जिंदगी का इतना कॉम्प्लेक्स दिया, जिंदगी को अपने दिल के गीत सुनाने के लिए गायक नहीं मिलता, तब वो अपने मन के विचार सुनाने के लिए दार्शनिक पैदा कर देती है। मतलब कि जो माइंड शांत रहता है तो फिलोसफर होता है आपका, सुना सकते हो, भक्ति साइंट का एग्जाम्पल तो आंडल ये सब का, कि फिर या तो आप लाइफ क्राइसिस में गुजरते हो, उस समय आप ये एग्जाम्पल ले सकते हो। और क्या बोले, सोचना है इसके ऊपर में। अच्छा। रोबोटिक इंजीनियर, एग्जाम्पल्स। रोबोटिक इंजीनियरिंग, सही बात है, एक उभरता करियर विकल्प। नासा, DRDO, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड एक्सेट्रा सरकारी संगठनों के काम करने के अलावा रोबोटिक्स क्षेत्र में निर्माण और शोध गतिविधियों में लगी निजी कंपनियों में भी नौकरी मिल सकती है। टाटा एडवांस सिस्टम, ये सब हाई टेक रोबोटिक सिस्टम लिमिटेड और पेरी लिमिटेड सहित देशों में कई, निजी कम प्राइवेट हाँ कंपनियां ठीक, जी प्राइवेट सारी कंपनीज में इसमें। जो रोबोटिक में वर्क कर रही है इस टाइम पे। महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन, बता दिए, ड्रोन दिया जा रहा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में बात हुआ था। मशीनों पर भारी पड़ा पड़ा मानव श्रम, कितना अच्छा कोट है। एग्जाम्पल बताओ जल्दी जल्दी इसमें। मशीनों पर भारी पड़ा मानव श्रम, इसका एग्जाम्पल नहीं बताना उत्तराखंड वाला। ऐसे ये एग्जाम्पल। सफाई के उसमें ले सकते हैं। हम देखते हैं कि काफी बार सीवेज क्लीन करने के लिए जहाँ पर मशीन नहीं जा सकती वहां पर ह्यूमंस को उतरना पड़ता है, देखा जाता है, देखने के लिए मिलता है काफी बार कि उनके लिए क्या क्या यहाँ मेजर्स सबसे लिए जाने चाहिए एग्जाम्पल जिससे है, उनकी safety। टीचर का बात है। मानव श्रम। AI को यूज कर हाँ। लो कुछ भी, लेकिन अल्टीमेटली ह्यूमन कांटेक्ट, जो टीचर और स्टूडेंट का रेशियो, वो बढ़ेगा। बताओ, आगे बताओ। हम्म हम्म 100% सही हम्म होगा। और हम्म। यहाँ पे ये सिलक्यारा टनल रेस्क्यू में भी बोल सकते हैं कि वही मशीनों के ऊपर भारी पड़ा मानव श्रम हाँ, इसी का दिया हुआ ना, अल्टीमेटली। इसलिए मैंने बोला कि इसको नहीं बोल के बाकी सब बोलना, मतलब आंसर में, मतलब ये तो हाँ। उसी का सबसे। हाँ, यही है, सब AI कॉन्टेक्स्ट में हम्म हो जाएगा। हम्म। कहीं ना कहीं पर ह्यूमन इंटेलिजेंस। मानव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पुलिस में बात कर सकते हैं, हर बार आप रोबोट को यूज नहीं कर सकते, ह्यूमन टू ह्यूमन एलिमेंट होना चाहिए। टीचर स्टूडेंट का बात कर सकते हैं, डॉक्टर पेशेंट का बात कर सकते हैं, क्लिनिकल डायग्नोसिस और वर्सेस जो
लैब डायग्नोस्टिक्स और क्लिनिकल डायग्नोस्टिक्स, तो इसलिए तो फर्क इनकी होता भी है। बात वही है, मतलब कि टेक्नोलॉजी मशीन्स आपको एड करेंगी, वो आपको रिप्लेस नहीं कर सकती। हाँ बस यही। ठीक है आंचल, यू कैन कंक्लूड इन 2 minutes, देन करुणा कैन डू सो। Okay. So here, firstly, we have discussed about Gujarat Doctrine कि उसके क्या 5 key principles थे. Secondly, we have dealt with higher educational institutions कि वहाँ पे challenges क्या है और solutions क्या ले सकते हैं हम लोग. बाकी गोरखालैंड के बारे में हम कि वो किस स्टेट में होती है और वो सेमी ऑटोनोमस काउंसिल है. Then next we discussed that कि we are कोल प्लांट्स, मतलब बैंक जो है फोकस कर रहा है कोल प्लांट से मूव करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ. देन कि हमने रेड होल माइनिंग क्यों बैन करी, तो उसका रीजन हमें पता चला मेघालय में ही क्यों हुआ. और बाकी जो हलाल सर्टिफिकेट की बात थी उसमें हमने ये न्यू पॉइंट ये था कि वो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स के लिए बैन नहीं है. देन हमने कुछ मिनिस्ट्रीज की बात की, कौन सी स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है. जैसे हमने प्रधानमंत्री जन जाति आदिवासी महाअभियान के बारे में बात की. बाकी जन औषधि के बारे में बात की कि वो फार्मास्यूटिकल्स के अंदर आती है. अपेड़ा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आता है. देन हमने प्रचंड के बारे में पढ़ा कि वो एक अटैक करने के लिए होता है, जैसे अपाचे भी इसी तरीके से. लेकिन चिनोक हेलीकॉप्टर जो है वो हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर, मतलब वो सामान को वो करने के लिए. बाकी हमने जैकफ्रूट अप्रोच के बारे में सुना. देन हमने ये देखा कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे जो री जिनेरियो जो सबमिट हुआ था उसके अंदर हमने उसके बारे में बात की. बाकी मैग्नेटार्स, फास्ट रेडियो बर्स्ट, इनकी डेफिनेशन हमने पढ़ा. लीगो लीसा के बारे में हमने पढ़ा था. G77, G33 कि इनमें डेवलपिंग कंट्रीज तो है लेकिन उनका मेन फोकस क्या है, तो कैसे ये दोनों अलग है. बाकी हमने 3 बॉक्सेस जो है वो जो WTO बताता है, ग्रीन एम्बर एंड ब्लू, उसके बारे में डिस्कस किया. और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज किस ईयर में आए थे उस पर हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था. और हमने ये बात की कि कार्बन मार्केट इंडिया में फंक्शनल है कि नहीं है. थैंक यू. करना, यू कैन कंटिन्यू. हमने G20 को बोला डॉन ऑफ अ न्यू मल्टीलेटरलिज्म। उसके बाद हमने मल्टीपोलैरिटी की बात की, न्यू मल्टीलेटरलिज्म के कॉन्सेप्ट के बारे में बात की। सोवर्जन एआई क्यों होना चाहिए उसके बारे में बात की, सिक्योरिटी कंसर्न्स एंड डेटा से रिगार्डिंग, नॉन बायस्ड रिजल्ट्स लेने के लिए, कस्टमाइज्ड हम रेगुलेट उसको कर पाए उसके लिए। उसके बाद हमने बात की हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के बारे में, शेयर्ड गोल्स होने चाहिए, एक मध्यम मार्ग पे आना चाहिए। उसके बाद सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो है इंडस्ट्रीज और कॉलेजेस के बीच में, उस पर हमें फोकस करना चाहिए। उसके बाद हमने रैट माइनिंग की बात की, ईस्ट जनताई हिल्स में प्रैक्टिस होती थी, एनजीटी ने उसको बैन कर दिया था 2014 में। इसके साथ बहुत सारे कंसर्न्स थे, फॉर एग्जांपल जो वर्कर्स थे काम कर रहे थे उनकी हेल्थ के बारे में, चाइल्ड लेबर के इश्यूज थे। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। Okay, thank you everyone. We will take up new newspaper tomorrow. Do to